नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक समाचार मिला कि कलकत्ता के नगर निगम के चुनाव में इसको टीएमसी तृणमूल कांग्रेस या उसकी जो ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उसको आशातीत सफलता मिली। 144 में से शायद 134 सीटें। यह कोई कल्पना कर सकता है कि ऐसी जीत भी संभव है? ऐसी जीत तभी संभव है जबकि वो गुंडागर्दी के बल पर, माफियागिरी के बल पर, माफिया राज के बल पर, और जैसा कि इसके पहले भी समाचार आया था कि टीएमसी के गुंडों ने वो और लोगों को पर्चे ही नहीं भरने दिए और इस प्रकार जो है एक कंट्राइव्ड जो है विक्ट्री, एक जो है एक यानी प्रदूषित और मैनेज्ड और वो भी गुंडों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा एक विजय उसने हासिल की। यदि इस बात को इतना तक ही कहा जाए तो हमारे मुल्क के साथ, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार किसके द्वारा पाली जा रही है? ये शुरू से ये कहा जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री मोदी जी, उनको भी मालूम है। और विधानसभा के चुनाव में भी चुनाव आयोग के संरक्षण के चुनाव आयोग के देखरेख के बावजूद भी ये टीएमसी ने अपनी गुंडागर्दी, दहशत और माफियागिरी के ही बदौलत उसने विधानसभा के चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव और स्वयं के उपचुनाव वो जीती है। और ये मोदी जी ही हैं जिन्होंने उसकी जीत पर सबसे पहले बधाई दी। और ये मोदी जी ही हैं जो कि विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए इस और बाद में ये जो मालूम हुआ कि आखिर हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों पर जो ये अत्याचार कर रही है और उसके कार्यकर्ता जो है अब काफ़ी भाजपा के ही कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रहे हैं, अमानुषिक व्यवहार कर रहे हैं। ये सब जो है मोदी जी के
मोदी जी अपने शक के द्वारा इसलिए करवा रहे हैं ममता बनर्जी से कि जो कि अब इसमें सामने आ रहा है कि मोदी जी उसको इतने अत्याचार माने होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में इतनी गुंडागर्दी होने के बावजूद भी उस ममता बनर्जी को इसलिए पाल रहे थे कि उसको इस्तेमाल किया जाए विपक्षी एकता को तोड़ करके 2024 का जो है वो रास्ता बनाया जाए जीत का। तो ये घिनौनी सोच है हमारे मोदी जी की, जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, कि जनता को तकलीफ दे करके जनता को उस गुंडा राज की, माफिया राज का शिकार बनाते हुए जिस जनता ने जिस हमारे भारतीय भाई बहनों ने पश्चिम बंगाल के, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो चाहे आम जनता हो, इस मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनवाया और उसी को जो है वो उसी को ममता बनर्जी जैसी देश की दुश्मन और इस देश की गद्दार भी है और घोर सांप्रदायिक भी है और अपने गुंडों के द्वारा माने अपने विरोधियों को आतंकित करने वाली है। उसके द्वारा उसी जनता को सताया जाना, अत्याचार का शिकार बनाना, ये मोदी जी के संरक्षण में और मोदी जी के शाह से ये ममता बनर्जी जो कर रही है, तो उसी जनता के द्वारा जिस जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाया, तो इतने ये मेहसान फरामोश हैं और इतना जनता को तकलीफ देने वाले हैं, फिर भी ये कहते रहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। मोदी जी बिल्कुल जान लीजिए कि आप पर जनता का विश्वास बिल्कुल नहीं है, आपका और आपके साथ जनता बिल्कुल नहीं। आप वोट भले बटोर लीजिए, लेकिन जनता के साथ भी न तो उसका साथ है न तो उसका विश्वास है। आप पर विश्वास वो जो है अत्याचारिणी और इस देश की घोर सांप्रदायिक, देश की दुश्मन ममता बनर्जी का विश्वास जरूर है, जो कि पश्चिम बंगाल में लोगों को पर अत्याचार कर रही है अपने गुंडों के द्वारा। और तो जो जीत उसने हासिल की है अपने गुंडागर्दी और माफिया राज के बदौलत, यह देश को जानना चाहिए, लेकिन वह मोदी जी के शहर से। जबकि आवश्यकता इस बात की थी कि उसको एक मिनट, एक पल के लिए भी जो है उसको वो अपने पद पर चुनाव जीतने के बाद भी जो उसका चरित्र है, जो इस देश के लिए घातक है, उसको एक मिनट, एक पल के लिए भी जो है सत्ता में नहीं बने रहने देना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल की जो दुर्दशा इस अत्याचारिणी, देशद्रोही और सांप्रदायिक और आतंकवादियों की तरह जो है वो व्यवहार करने वाली अकेले जो है वो जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए अंतिम जिम्मेदार हैं हमारे मोदी जी, और वह भी, ये भी एक बहुत हमारे जैसे कई नागरिक हैं इस देश के, कि वो दिन रात मोदी जी को गाली भी देती है, अपशब्द भी कहती है। माने एक मुख्यमंत्री के द्वारा, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जो है मोदी जी गाली सुन करके भी, अपमान सह करके भी, सिर्फ सत्ता के लिए, चूंकि वह 2024 के लिए वो काम आएगी, विपक्षी एकता को तोड़ेगी। तो जो सिर्फ सत्ता के लिए जो है उस जनता के ऊपर अत्याचार करवाए, ऐसे अत्याचारी ममता बनर्जी से
वह देश के साथ कितना बड़ा विश्वासघाती है। मोदी जी को हमारे 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 देश की आदरणीय भारतीय अवाम इसको गौर से देखें कि सिर्फ सत्ता के लिए कि ममता बनर्जी का इस्तेमाल होगा 2024 में सत्ता दिलाने के लिए विपक्षी एकता को तोड़ करके, और ऐसा करने में जो पश्चिम बंगाल की जनता जो है इस अत्याचारणी और देश की दुश्मन घोर सांप्रदायिक और अपने आतंक के जरिए लोगों को सताना, अत्याचार करना और स्वयं में गाली सुनना और अपमान सहना तो है ही सिर्फ सत्ता के लिए। तो जो हर वक्त जो सत्ता को हमेशा यानी वो देश के ऊपर रखता है, अवाम के ऊपर रखता है, वो अवाम जिसने ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाया। तो देश के लोग हमारी आदरणीय भारतीय अवाम बिल्कुल गौर से सोचे कि ये नकली राष्ट्रवादी, झूठा राष्ट्रवादी और जो कपटी और छलपुड़ राष्ट्रवादी जो है कितना देश के लिए घातक है और अपनी अवाम के लिए भी कितना घातक है। ये गौर करने वाली बात है। दूसरी ओर ये योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो समाजवादी पार्टी पिछले 4.5 सालों में बिल्कुल मर चुकी थी, उसको जिंदा करने वाले योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। पंचायत चुनाव के द्वारा, जिसमें कि हमारे हजारों राजकर्मी भारतीय भाई बहनों की जानें चली गई, तो उनकी जान की कीमत पर ये मोदी जी ने ये योगी जी ने पंचायत चुनाव करवा करके उस मरी हुई समाजवादी पार्टी को अमृत दान दिया, जीवन दान दिया। इस तरह से जो है ये, जिस तरह से ये मोदी जी इस देश का जो सबसे बड़ा गद्दार है राहुल गांधी, उसको पाल रहे हैं, ममता बनर्जी को पाल रहे हैं सिर्फ सत्ता के लिए। उसी प्रकार ये योगी जी इस समाजवादी को पाल रहे हैं सत्ता के लिए, ताकि इसी को दिखा करके, इसी से तुलना करके सत्ता वो हथियाई जा सके। और हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह समझना चाहिए कि खुदा न खास्ते यदि समाजवादियों की सरकार हो गई तो यहाँ भी टीएमसी जैसी, और जो कि ये खुद एक वो गुंडों की पार्टी है, माफिया लोगों की पार्टी है, दादाओं की पार्टी है, धन उगाही करने के लिए। देखिए, ये सारी बातों के लिए जो कि हमारी आवाम, उत्तर प्रदेश की आवाम भुगत चुकी है और सबको मालूम है। लेकिन बीजेपी के लोग, जो समाजवादियों का जो इतना खतरनाक और भयावह चरित्र है, उसकी फितरत है, उसके विषय में जागरूक न करा करके सिर्फ जो है बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये अखिलेश सिर्फ वो टोटी चोर है। यहाँ तक कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ तो अभी जो कुछ सुविधाएं, पेट्रोल पंप वगैरह जो है उसके किनारे नहीं लग पाए, अब लगेंगे बाद में। तो उसमें भी, उसके लिए भी जो है ये समित पात्रा कह रहा है कि वो इसलिए खोज रहे थे कि वो कहीं उनको टोटी मिल जाए और टोटी वो चुरा लें। कहने का मतलब कि जो समाजवादी पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहनों के लिए इतना कष्टदायक है, इतना खतरनाक है, और इतना खतरनाक वो शासन लेके आती है,
उसको ये बीजेपी वाले टोटी चोर बोल करके उसके सारे पाप को धुलते हैं, सारी जो है वो सारे उसके खतरनाक चरित्र को छुपाते हैं, और इनडायरेक्टली इस प्रकार से वो समाजवादियों की, समाजवादी पार्टी की ये भी रक्षा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ लें कि यदि खुदा न खास्ते यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो ये उसी तरह से काम करेगी जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी वो पूरा गुंडा राज, माफिया राज, और एक भी जो है पंचायत चुनाव में किसी और को न तो पर्चा भरने देगी, न तो जो है किसी को जीतने देगी। तो ये सोच समझ करके हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के ये फैसला करें और इसके प्रति गंभीर हों। कुछ लोग कह रहे थे कि एक फेसबुक पर एक दरोगा कह रहा था कि हमारा वजूद, हमारा मनोबल तो तब शुरू हुआ 2017 से के बाद, यानी 2012 से लेकर 2017 तक जो है ये समाजवादी पार्टी के लोग पुलिस का पूरा मनोबल तोड़े हुए थे और उसके साथ मारपीट भी करते थे, और जो चेन ऑफ कमांड को भी तोड़ करके उसके पुलिस बल के मनोबल को, पुलिस बल के मनोबल को रसातल में मिलाए हुए थे। चेन ऑफ कमांड से मतलब यह है कि जैसे एक एसआई के ऊपर इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के ऊपर उसका डीएसपी होता है, डीएसपी के ऊपर एसएसपी, इस प्रकार से डीजीपी तक एक रैंक होती है। इस जो श्रृंखला है वो नियंत्रण करने की कमांड की, उसको तोड़ करके, और उसका एक नमूना आपको बता रहे हैं। साहिबाबाद का जो थानेदार है वो सीधे मुख्यमंत्री से बात करता है। अब मुख्यमंत्री ही साहिबाबाद जो कि गाजियाबाद में पड़ता है और दिल्ली की सीमा से लगा हुआ, और उसमें काफ़ी कमाई होती है। ये सब बातें कहना थोड़ा सा गंदा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। तो वो बीच में पूरी चेन को तोड़ करके वो सीधे मुख्यमंत्री से वो बात करता है। तो चेन ऑफ कमांड को तोड़ करके भी पुलिस बल का पूरा मनोबल ये समाजवादी जो है वो तोड़े हुए थी। और कौन पुलिस बल? जो कि शासन प्रशासन की रीढ़ होती है। तो पुलिस बल को तोड़ करके पूरा गुंडा राज। तो ये है समाजवादी पार्टी का एक कोई प्रवक्ता कह रहा था कि हम 1 करोड़ की नौकरी देंगे। वो ये क्या नौकरी देंगे और क्या नौकरी ये दिए हैं अपने शासनकाल में? बेरोजगारी दूर करने के नाम पर इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया है। रोजगार देने के नाम पर लोगों से जो है बेरोजगारी दूर करने के नाम पर और पुलिस भर्ती के नाम पर लोगों से 5-5 लाख रुपया मैंने झूठ बोल करके ठग करके इकट्ठा किया, और वही लोग जाकर के माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्टे भी ले आए, और फिर ये फैला दिया कि अब जो है भर्ती नहीं हो सकती। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को रोजगार देने के नाम पर ये धोखा और लूट जो है समाजवादी पार्टी कर चुकी है। तो वो क्या रोजगार देगी? यह हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और कम से कम उसके भुलावे में और उसके छल में, उसके कपट में हरगिज न आए, और इसको अच्छी तरह से याद करें। कानून व्यवस्था की स्थिति तो बताई दी गई
कि पुलिस बल के मनोबल को पूरा पूरा छिन भिन कर देना और जो है उसके ऊपर गुंडा राज जो है वो स्थापित करना। और वो गुंडा राज इस किस्म का किसी की भी संपत्ति अच्छी लगे उसको हड़प लो, किसी का प्लाट अच्छा लगे उसको हड़प लो, किसी का मकान जो है अच्छा लगे उसको हड़प लो, किसी का पेट्रोल पंप, कुछ भी, पूरा पिंडारी राज। ये है समाजवादी पार्टी का असली चरित्र। तो लोग सावधान रहें। और ये जो योगी आदित्यनाथ जी हैं ऐसी ही समाजवादी पार्टी की रक्षा कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ये वो कहां से उसने जिन्ना कह दिया, बस ये जिन्ना ये रट रहे हैं हमारे ये योगी जी। और योगी जी का जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उसी के अनुसार कह रहे हैं। संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान कहता है कि नहीं भाई, ये हम सभी लोग भारत के लोग हैं, हम लोग भारतीय नागरिक हैं, हमारा असली और आखिरी पहचान है कि हम भारतीय हैं। लेकिन फिर भी इनकी बेवकूफ़ी तो देखिए, इनकी दुष्टता तो देखिए योगी जी की। कहते हैं कि नहीं, हम गर्व से कहते हम हिंदू हैं। तो चूंकि जो कायरता मोदी जी की चल रही है, नहीं तो कोई भी इस तरह से जागरूक प्रधानमंत्री होता और कोई भी इस तरह से मुख्यमंत्री कहता कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं या गर्व से कहो हम मुस्लिम है, तो तुरंत उसको बर्खास्त करता, उसके लायक नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के गुंडा राज, माफिया राज और इस तरह से रोजगार के नाम पर लोगों से ठगी, और ये तो व्यवहार है ही। उसके अलावा जो है और फर्जी बैनामे, और वो बैनामे कोई तहसील में नहीं, किसी माफिया के घर में। और सबसे बड़ा नुकसान जो ये समाजवादी पार्टी करती है कि हमारी जो तालीम है, जो शिक्षा है, तालीम या शिक्षा किसी भी समाज की बुनियाद होती है। उस शिक्षा की पूरी ये समाजवादी पार्टी की सरकार जो है ऋण मार देती है, नकल का पूरा साम्राज्य स्थापित करके। बताइए, नकल कराना, उसमें जो है शासन प्रशासन का संरक्षण के साथ, और फिर फर्जी डिग्री, फर्जी टीचर। इस समाजवादी पार्टी ने पैसे वो ले करके तमाम इस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और वो जो है विश्वविद्यालय, मैनेजमेंट कॉलेज, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर दिए, जो कि शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है उसकी हत्या करते हुए, और उससे निकले हुए जो बच्चे जो है इतनी तादाद में जिनमें गुणवत्ता का, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव हो, और जो है बेरोजगारों की फौज तो खड़ी होती ही है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी आती है या देसी कंपनी भी आती है, तो वो जो कुशल होगा, जो योग्य होगा, जो काबिल होगा, उसी को ले लेगी। बाकी लोग वैसे ही जो है बेकार या बेरोजगार रह जाएंगे। तो इस तरह की जो बेरोजगारी में सबसे बड़ा हाथ किसी का है, तो समाजवादियों का है। ये बात अच्छी तरह से जानते हैं जो है वो योगी जी और इस देश की जनता। और ये समाजवादियों और खास करके अखिलेश का ही शासन था जिसने बस के किराए में तिगुने चौगुने की वृद्धि किया। और
यानी अब तो खैर यानी रेल का भी कुछ किराया बढ़ गया है, लेकिन अब भी काफ़ी अंतर है। लेकिन वो उसके ज़माने में अखिलेश के शासन के ज़माने में बसों का किराया रेल के किराए का चौगुना। यह आम लोगों की समझने की बात थी कि बसों में सुविधा के नाम पर रेल की तुलना में कुछ नहीं। बसों को जो है वो बसों को सड़क बनाना नहीं पड़ता है, न तो सड़क को मेंटेन करना पड़ता है। रेलवे को जो है वो लाइन बिछानी पड़ती है, ट्रैक को मेंटेन करना पड़ता है। इसके बावजूद भी उसका किराया जो है बस के किराए का 1/4। तो ये इनका समाजवाद है। लोगों माने आम जनता पर बोझ डालना जो है वो भी लूट के द्वारा, ये इनकी असलियत है। और झूठ बोलने में तो ये अखिलेश यादव महोदय का अब आपने वो हिसाब मैंने बताया लेकिन ये हमेशा याद मैंने हमेशा ये उत्तर प्रदेश के जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं वो अच्छी तरह से याद रखें कि कितना ये अखिलेश महोदय जो है किस स्तर का और ये कितना झूठ बोलते हैं। वो एक वाकया वही है कि इनके ज़माने में एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से एक पत्रकार था जिसका कि मैंने असामाजिक तत्वों ने उसकी वो हत्या कर दिया, इसलिए कि वो लिखता बहुत था। वह जो है वो ऐसे तत्वों के खिलाफ वो पत्रकार लिखता बहुत था, तो उसके जो है वो असामाजिक और आपराधिक तत्वों ने उसकी हत्या कर दी थी। तो ये अखिलेश महोदय अपनी पुलिस से झूठ बुलवाते रहे कि वो मरा उरा नहीं है पत्रकार, वो कहीं चला गया है, कहीं भाग गया है, कहीं गायब हो गया है। झूठ बुलवाते रहे। लेकिन चूंकि मीडिया की बात थी वो ये दबा नहीं पाए, तो बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश महोदय उस परिवार के पास गए और उस परिवार को रिश्वत के रूप में 30 लाख रुपए का चेक दिया और उस परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के वादे का भी रिश्वत दिया। तो इन दोनों रिश्वत देने के बाद यानी 30 लाख का चेक और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के वादे का रिश्वत, तो दोनों रिश्वत देने के बाद और फिर जो है उस परिवार से वक्तव्य भी दिलवाया कि हमको समाजवादी पार्टी या अखिलेश की सरकार पर पूरा विश्वास है। हमको ये पुलिस के द्वारा की जा रही जांच पर भरोसा है। हमको किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है। ये तीन वक्तव्य उस परिवार से जिस परिवार का पत्रकार वो मारा गया था दिलवा करके, तब अखिलेश महोदय बोल रहे हैं किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जरा आप लोग देखिए, जब ये पूरा केस ही खा गए, पूरा केस ही निकल गए, तब ये अखिलेश महोदय बोल रहे हैं कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस कदर जो झूठ बोलने वाला है वो हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहनों को क्या दे सकता है। और एक एक घटना तो मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है जौनपुर। तो जौनपुर में एक परिवार था, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, मतलब जिसको आप लोग मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान कहना भारतीय जनता दल जो है वो न्यायोचित नहीं मानता है।
वो जो जिस इज्जत के हकदार हैं, जिस 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 अपनापन के वो हकदार हैं, इसलिए उनको इसी संबोधन से संबोधित किया जाना चाहिए। यह भारतीय अवाम ताकत दल का मानना है। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के एक थे भूमिहीन, यानी उनके पास जमीन ही नहीं थी। तो समाजवाद जो इसकी ग्राम समाज की जमीन उसको आवंटित हुई थी। तो ग्राम समाज की जमीन आवंटित होने के बावजूद भी उस भूमिहीन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन को ग्राम समाज की जमीन आवंटित होने के बावजूद उसको मौके पर कब्जा नहीं मिल पा रहा था, इन्हीं सफाई गुंडों के कारण। और इसके बाद वो बेचारा मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से भी आदेश लाया और उस आदेश का भी कोई असर नहीं हो रहा था। तो इत्तफाकन मेरी भी मुलाकात हो गई। तो हमारे संगठन में एक थे समरनाथ यादव, वो महामंत्री हैं अपने संगठन के। तो हमने पेशे से वकील हैं, तो हमने कहा वकील साहब इस केस को देखिए और जो भी मैंने आवश्यक अधिकारी है उससे मिलिए और हमारी भी कोई आवश्यकता है तो बताइए, हम किसी भी अधिकारी से बात करेंगे। तो वो समरनाथ यादव ने बताया कि सर इस केस को मैं देख चुका हूं और एक लेखपाल से लेकर के कानूनगो से लेकर के तहसीलदार से लेकर के एसडीएम से लेकर यहां तक कि डीएम से लेकर के हम मिल चुके हैं। उनका बस एक ही कहना था कि सब आपका काम हो जाएगा, बस इस सरकार को बदलने दीजिए। इस कदर कौन? एक भूमिहीन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन को मैंने भूमि आवंटित होने के बावजूद भी मौके पर कब्जा इन्हीं सपा के गुंडों के कारण जो है नहीं मिल पा रहा था। तो इस कदर जो है वो गुंडागर्दी है। अरे अखिलेश की जो धर्मपत्नी जी हैं, अब उनका पता नहीं कौन सा नाम है, वह भी सपा की गुंडई से एक बार वो तंग आ चुकी हैं, इसकी भी खबरें हैं। तो जो शख्स जो है, जो अखिलेश यादव अपनी धर्मपत्नी को अपने गुंडों से सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, वो क्या सुरक्षा देगा वो प्रदेश को? ये सामान्य ज्ञान की बात है। देखिए, इस तरह के जो समाज विरोधी और समाज की घातक जो ताकतें हैं, जो कि सत्ता हथियाने के लिए यानी क्या क्या साजिशें कर रही हैं, उन साजिशों से हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन सावधान रहे। ये तो पहली आवश्यकता है, लेकिन उससे अधिक आवश्यकता है जो इस देश को भी और प्रदेश को भी एकता। सब ये एकता को तो तोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता दल की बराबर ये दरख्वास्त है कि भारतीय एकता को स्थापित करना है और भारतीय एकता को स्थापित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जिसका ध्यान रखना है कि वो सम्मान के अभाव में भारतीय एकता स्थापित करने में दिक्कत होती है। और खास करके हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, उनका विशेष रूप से और हर तरह से उनको लगे, उनको एहसास हो कि उनको सम्मान मिल रहा है, तब इस भारतीय एकता में तेजी आएगी। ये बहुत जरूरी है। और इसका एक प्रयोग, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे बेटे की जब शादी का वक्त था तो हमने करके देखा था, बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम आते हैं जबकि आप जो है उनको आप सम्मान दीजिए।
एक वाक्य और भी और एक वाक्य और भी बताया गया था कि हम एक बार वो उसी जौनपुर में जा रहे थे, हमारे साथ जो है वही जो पदाधिकारी थे हमारे समरनाथ यादव वकील साहब जो थे, तो हम गुजर रहे थे। तो हमने कहा कि वकील साहब क्या इस गांव में किसी को आपने फोन फान किया है? तो बोले कि नहीं सर, किया तो नहीं है। तो एक बोला कि अरे साहब ये हाथी वाले हैं। मैंने कहा देखिए, हाथी वाला, घोड़ा वाला, साइकिल वाला, ये मत कहिए, सभी अपने हैं। अपनापन का संदेश, भारतीय एकता का संदेश जो है वो जन जन तक पहुंचाना है, सबको गले लगाना है, और भारतीयता का संदेश जो है वो में कोई छूटे ना, इसका जो है वो इसका ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, यदि आपने नहीं भी बात किया तो चलते हैं, मिलते हैं लोगों से। तो जब वही मिलने गए तो एक शख्स बोले कि अरे आप लोग वोट वाले हैं ना, यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी, और हम लोग हाथी वाले हैं, हम लोग जो है मायावती जी को और या वो हाथी को ही वोट देते हैं, और उसी को वोट देते हैं, और उसी को वोट देंगे, और किसी पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, और हम लोग और आपका ये प्रयास बिल्कुल माने बेकार जाएगा, निष्फल जाएगा। तो 10 मिनट तक बड़बड़ वो बोलते रहे, और हम भी शांति से उनकी बात सुनते रहे। तो जब वो बोल लिए तो हमने इतना ही कहा कि ये जो भाई साहब कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, यदि आप लोगों का मन किसी पर है, मायावती जी पर है, और हाथी को वोट देना है, बिल्कुल सही है। आपका जहां विश्वास हो, जहां आपको प्रेम मिलता हो, तो और इसके बाद वो चले गए थे। तो कह रहे नहीं सर, वो ऐसे ही वो बोलता रहता है, उसकी बातों पर ज़्यादा मैंने महत्व देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, उनकी बात का विशेष इसमें वो प्रासंगिकता भी नहीं है। मैंने कहा कि हम तो आप लोगों से ये मैंने पूछने आए हैं कि क्या मैं और हमारे लोग यहाँ बैठ सकते हैं, बस यही मैंने कहा। क्या हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं? अरे कैसा आप क्या बात कर रहे हैं, बैठिए। और फिर हमने कहा कि पानी मिल सकता है 1 गिलास? कहते हैं साहब पानी भी लीजिए और मीठा भी लीजिए। मैंने कहा मीठा उठा बाद में लेंगे, बाद में खाना भी खा लेंगे, इसमें क्या, अभी तो सिर्फ प्यास की दरकार है और पानी ही काफ़ी है। तो इसके बाद मैंने बताया कि भाई उनका खाना सही है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि इस तरह से खंडित समाज की जानते हुए कि खंडित माने कि मैंने आपके ऊपर कोई और राजनीति करे, एक खंडित समाज के ऊपर कोई और राजनीति करे, और फिर तीसरे खंडित का और राजनीति करे, इससे देश चलेगा? और कब तक चलेगा? देश तो एक है ना, समाज और हमारा समाज भी एक है। जो जिन बुराइयों के कारण ये दशा है, उन बुराइयों को दूर करने की जिम्मेदारी सबकी है। हमने कहा कि बाबा साहब इस देश के एक अनमोल रत्न हैं, वो बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन उन्हीं के समान, उन्हीं के पहले पैदा हुए और उन्हीं के विचारों के आसपास, बल्कि यूं कहा जाएगा कि ये हमारे बाबा साहब के विचार जो है वो जो संत थे स्वामी विवेकानंद, उनके विचारों के बहुत आसपास जो है इनके हमारे बाबा साहब के विचार हैं। और हमने कुछ उदाहरण भी बताया। तो देखिए कितनी विचित्र बात कि हमारा भारतीय समाज एक ही है, हमारा भारत देश एक ही है, लेकिन इन्हीं में से कुछ जो है वो स्वामी विवेकानंद को इज्जत दे रहे हैं, और वही लोग जो है हमारे बाबा साहब को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर वो बाबा साहब को उनको तो सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वो स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति बहुत घातक है।
पूरे देश को चाहिए, सबको चाहिए कि इन दोनों महापुरुषों को बराबर की इज्जत दें, इसी की आवश्यकता है। तो बोल के नहीं सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि इन्हीं सब बुराइयों को दूर करके और सबको गले लगा करके ही जो है इस देश को मजबूत किया जा सकता है। और उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, अपनापन, गले लगाना, सम्मान देना। और ये जो भारतीय एकता है, इसको जितना जल्दी हमारे देश के लोग इसको माने इसमें शरीक हो जाए, उतना ही वो कल्याण है। लोग शरीक तो हो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ तबकों से वो जो गति जितनी होनी चाहिए अभी अपेक्षित है, जो कि अभी होना बाकी है, आना चाहिए। तो सभी लोग जो है पूरे मन से और पूरे जज्बे के साथ, पूरे उत्साह के साथ जो है भारतीय एकता की मुहिम में शामिल हों और उसको मजबूत करें। और साथ साथ ये भी आवश्यक है कि ये राजनीतिक दल हैं, इनमें जो कि समाज विरोधी जो ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों की बेश में है, इनको शून्य करना है, इनको नस्ते नाबूद करना है। अब जैसे हमने वहां तो नहीं बताया, लेकिन चूंकि समय का अभाव था, हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन है, यानी जिनको ये सब जो है अनुसूचित जात वगैरह कहते हैं या और भी अपमानजनक शब्दों के साथ कहते हैं। हाँ, एक बात और है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल, उसका प्रयोग बिल्कुल परहेज है। ये मैंने वी मस्ट एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग नॉन रिस्पेक्टेबल वर्ड्स। जो कहने का तात्पर्य यह है कि जो उनको माने सम्मान नहीं दे सके, वो हरिजन और क्या और चमार इन शब्दों का हर हालत में इसका प्रयोग की वर्जना करिए, त्याग करना होगा इसको। ये बहुत बड़ा बाधक है। जहां एक और कहा जा रहा है कि भाई कि उनको एहसास दिलाना है कि भाई कि वो हमारे भारतीय भाई है, वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं और उपेक्षित भी हैं, तो सबको साथ में लाना है। और इसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी बिल्कुल बराबरी के आधार पर वो हमारे भारतीय भाई बहन है, इसी तरह से व्यवहार भी करना है, इसी तरह से उनको अपनाना भी है। और शायद ये समझ करके जो है काफी संख्या में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस भारतीय एकता की मुहिम में आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी गति और बढ़ाइए, तभी तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है और जेएनपीसी के लोग जो है वो नष्ट में नाबूद हों और वो हतोत्साहित हों। तो खास करके हमारे जो उपेक्षित आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, ये उनको समझने की जरूरत है और देश को भी समझने की जरूरत है। ऐसी बात नहीं, उन्हीं को नहीं, पूरे देश को, कि हमारे भारतीय समाज के जिस तबके के साथ हजारों साल तक एक अन्याय हुआ और लगातार जो है वो अन्याय हुआ, शोषण हुआ, उसका आर्थिक शोषण हुआ, सामाजिक शोषण हुआ और शैक्षणिक शोषण हुआ और कभी कभी तो इज्जत का भी शोषण हुआ। इस दर्द को सबसे पहले और सबसे अधिक हमारे बाबा साहब ने अनुभव किया और उसके उद्धार के लिए, उसके उत्थान के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और बहुत वो एक आंदोलन चलाया, बहुत ही जो कि बहुत जरूरी था और जो है वो स्वागत योग्य है। लेकिन उनके जाने के बाद हमारे देश का भी फर्ज बनता है, हमारे भारतीय भाई बहनों का भी फर्ज बनता है कि बाबा साहब के उसी प्रयास को आगे बढ़ाएं और उस तबके को कम से कम सम्मान
जिसके जो जो उनकी उनके लिए पहली प्राथमिकता है कि उनको इज्जत दी जाए, तो उस सम्मान के साथ उनको साथ में लाए, अपनापन दिखाएं उनके साथ। तो ये पूरे समाज का फर्जमंद था। और भारतीय जनता दल इसके विषय में बिल्कुल स्पष्ट है और उसका एक अटूट विश्वास है। तो बाबा साहब जो है उस तबके के साथ उस तबके की दशा सुधारने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए, उसको उस दयनीय स्थिति से निकालने के लिए काफी उन्होंने प्रयास किया, जो कि इस देश के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही वो स्वागत योग्य है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई इसके साथ जो शोषण हुआ है, तो इस तबके पर जो घाव इसको मिले हैं, एक मरहम लगाने की जरूरत है। और मरहम कैसा होगा वह भी उन्होंने, बाबा साहब ने समाज पर ही छोड़ दिया था। और जहां तक मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मरहम क्या है, सम्मान देना। यह है सम्मान देना और अपनापन के साथ व्यवहार करना, जहां तक। और बाकी जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, तो उसके लिए तो जो है कि जो लोग भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो जरूरतमंद हैं, सरकार, यदि भारतीय जनता दल की सरकार होती है, पूरी आर्थिक वो मदद देगी, लेकिन परिश्रम करने के लिए। और ये भी जान लीजिए कि हमारे जो है जो अपेक्षित भारतीय भाई बहन है या उनके बच्चे, उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है। इस तरह का जो भ्रम है कि बस उनको साधन नहीं है, और फिर उनको प्रेरणा दी जाए कि वो परिश्रम करें, योग्य बने, और उनकी प्रतिभा औरों के बराबर, या कहेंगे तो औरों से भी ज्यादा है। तो परिश्रम करें, योग्य बने, और परीक्षाओं का जो स्तर है, अंक का स्तर है, वो बराबर ही रहेगा। और बराबरी के आधार पर उसमें जो है उसको उत्तीर्ण हो, उसको पास करें, उसको क्वालिफाई करें। और बराबरी के आधार पर फिर उनकी जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसमें भी उसमें भी सुधार आएगा। और हमारी जो मुख्य धारा है राष्ट्र की, उसमें भी वो शरीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उस दयनीय स्थिति से बहुत तेजी गति से उनको, माने देश की जो मुख्य धारा में, और उनको पूरी इज्जत, पूरा सम्मान और पूरा योग बनाते हुए सम्मिलित करना है ये। और यदि ऐसा किया गया होता है, मुश्किल से 10 वर्षों में ये स्थिति जो है वो आ गई होती। लेकिन इस जेएनपीसी वालों ने आरक्षण का जो देकर, और आरक्षण में सभी मायावती, मुलायम, अखिलेश, जो है आरक्षण ने जो है इस स्थिति में जो उद्देश्य था कि इनको मुख्य धारा में लाना है, उस उद्देश्य की पूरी उसने हत्या कर दी। तो खैर, तो बाबा साहब ने बोला था कि जहां तक समाज की बात है, जाति विहीन समाज, कि हमारे सिर्फ एक ही जाति रहेगी। वो एक जाति क्या है हमारा, हम भारतीय हैं। और यही चीज जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, और इसी तरह से और महापुरुषों ने मिलकर के जो संविधान बनाया, संविधान का भी आदेश है कि हमारी एक ही जाति है, कि हम भारतीय हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक जातिहीन समाज या एक ही जाति की, मैंने अब हमारा ये अपना भारतीय समाज का निर्माण करना है। लेकिन उन्हीं के नाम पर पार्टी चलाने वाले, खास करके बहुजन समाज पार्टी के लोग और मायावती, क्या जो ठीक उनके आदर्शों के, उनके सिद्धांतों के, उनके उपदेशों के विपरीत वो कह रहे हैं कि इनकी जातिहीन समाज, और ये चला रहे हैं जातिवाद। और जातिवाद को बड़ा घिनौना, जरा हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन बड़े गौर से सुनिए। बाबा साहब कह रहे हैं जातिहीन समाज, और ये घिनौनी किस्म की राजनीति करती है ये मायावती।
कभी 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 हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के साथ जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मिलाती है। तो कभी जो है ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को मिलाती है। कभी हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का सम्मेलन करती है। कभी हमारे कुर्मी जो है कुर्मी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का सम्मेलन करती है। कभी नाई कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के सम्मेलन करती है। यानी खंड खंड टुकड़े टुकड़े, ये सीधे हमारे बाबा साहब के वसूलों की हत्या है। और इतना ही नहीं, जो कि बाबा साहब ने भी कहा कि मरहम लगाने की जरूरत है, सम्मान देने की जरूरत है, इसकी भी हत्या कर रही है ये मायावती। अरे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता जिनको सम्मान देती है, जो चुन करके अपना प्रतिनिधि बनाती है, वो आपके विधायक और सांसद, उनको तक सम्मान देने के लिए ये मायावती तैयार नहीं है। उनको नीचे बिठा करके उनको नीचे बिठा करके खुद अपने उच्च आसन पर बैठ करके तब उनसे वो इस तरह का बैठकें करती है। तो जो खुद अपने लोगों को और अपने ही जो है चुने हुए सांसद और विधायकों को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, वो कौन सा वो सम्मान किसी को और को देगा और हमारे बाबा साहब के सिद्धांतों को लागू करेगा। तो सीधे सीधे बाबा साहब के नाम पर राजनीति चलाने वाली ये मायावती जो है बाबा साहब के सभी सिद्धांतों की ये हत्या कर रही है, सभी सिद्धांतों की। और खैर भ्रष्टाचार का जो इसका व्यवहार है, टिकट को बेचना, और इसके कुछ मायावती के कुछ चमचे कहते हैं कि भाई वो आयरन लेडी है कानून व्यवस्था। कैसे भाई? तुम जो है भ्रष्टाचार भी करोगे और कानून व्यवस्था में भी ठीक रहेगी। ये दोनों चीज जो है साथ साथ नहीं चल सकते हैं। यदि कानून व्यवस्था पर ध्यान देना है, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है, तो वो भ्रष्टाचार मुक्त की अवस्था में संभव है। तो यानी लोगों से पैसे भी ऐंठना और जो है फिर कहना कि वो कानून व्यवस्था भी जो है माने वो ठीक हो रही है या चुस्त दुरुस्त हो रही है, बिल्कुल झूठ। इसको समझने के लिए जैसे कोई थानेदार है, थानेदार अपराधियों से पैसा लेकर के उन जो पैसा कमाने के चक्कर में उन अपराधियों से पैसा लेकर के वो अपराधियों को छोड़ भी रहा है, और अपराधियों का पूरा साम्राज्य जो है स्थापित हो रहा, वो करवा रहा है। और वो कहे कि भाई हम जो है कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त कर रहे हैं। ये वही दावा कर रहे हैं वो थानेदार या दरोगा कि हम जो है कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। तो जो पैसा कमा रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, वो कभी भी कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकता है। तो यही छल कपट जो ये करती है मायावती। ये भ्रष्टाचार करती भी है, करवाती भी है, और पैसे वो बटोरती भी है। और इस तरह से अब इन बातों को तो कहना भी अच्छा, वो नोटों की माला वो पहनती है। पता नहीं, एक बार कभी वाकया आया था कि 18 लाख नोटों की माला पहनी थी। तो खैर ये जो नाटकीय व्यवहार है उसको छोड़ दीजिए। जो जनता से संबंधित जो बातें हैं कि जनता के लिए जो है बहुत कष्टदायी। और खैर अपनी मूर्ति बनवाना, क्या बनवाना, उसमें पैसे लगाना, वो तो बात अलग है। लेकिन जनता के लिए वो कष्टदायी ये है कि जो भ्रष्टाचार, और दूसरा कि जब इसका शासन आता है तो मैंने किसी वर्ग विशेष के ही लोग चपरासी से लेकर के वहां तक वो देखने लगते हैं। ये सबसे गंदी बात।
और जो जो उसका व्यवहार है मैंने घोर जातिवादी और सम्मान देने के लिए वो तैयार नहीं। तो ये तो इस तरह से कहने का मतलब कि बाबा साहब का नाम लेकर के, बाबा साहब के नाम पर जो है वो पार्टी चलाते हुए बाबा साहब के सभी सिद्धांतों जो कि इस देश के लिए बहुत जरूरी है, उसकी ये हत्या करती है। ये समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, वही झूठ वाली बात, हमारी सरकार आ रही है, बस एक ही वाक्य, उसी के आसपास सारा वाक्य घूमता रहता है, हमारी सरकार आ रही है और हमारी सरकार बन रही है। ये कहना जो है वास्तव में लोकतंत्र के वातावरण में, लोकतंत्र के माहौल में बहुत ही गंदा और अहंकारपूर्ण और अहंकारपूर्ण लगता है। इसको कोई कहे कि ये आत्मविश्वास को दिखाता है, बिल्कुल नहीं। आत्मविश्वास वो है कि भाई जो चीज आपके अख्तियार चीज है। जैसे आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, हाँ आपका परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको विश्वास हो सकता है कि भाई मेरी तैयारी ऐसी है कि हमको विश्वास है कि हम जो है इतने प्रतिशत अंक पाएंगे या इतने अंक पाएंगे, वो विश्वास है। लेकिन ये अधिकार जो है मत देने का, वो जनता का है। जनता से हम निवेदन कर सकते हैं, अपनी बात जो है वो समझा सकते हैं, लेकिन उसके अधिकार के ऊपर हमको बैठने का अधिकार नहीं है कि वो कहां वोट करेगी। भारतीय जनता दल का स्पष्ट इस मानना है कि हम जनता के सामने निवेदन करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, समझाएंगे और उसके भले की बात करेंगे भाई कि आपकी भलाई कैसे हो और जो है आप इस दयनीय स्थिति से, नारकीय स्थिति से कैसे निकलें, ये उपाय हैं। और आपको यकीन आता है, आपका मन बैठता है तो निश्चित रूप से जो है वो आप आशीर्वाद दीजिए और ताकि हम आपकी खिदमत करें। बस तो हमारे या किसी भी राजनीतिक दल की सीमा बस यही तक है। लेकिन इस तरह से कहना कि हम जीत रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम जो वो खत्म हो रहे हैं, ये सरासर जो है ये अहंकार है। इसलिए भारतीय जनता दल कहता है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, ऐसे अहंकारियों का अहंकार तोड़ने की जिम्मेदारी अब आपकी है कि और इस तरह से तोड़िए कि इन लोगों की आदत और हिम्मत दोनों छूट जाए। चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग 30 से 25 जीत रहे हैं। तुमको भाई होते हो, वोट देना है हमारी जनता को। जनता का ये अख्तियार है, उसका ये अधिकार है। वो कहाँ वोट करेगी, लेकिन ये पहले से बोल देते हैं 30 से 25। और ये सिर्फ बीजेपी के नहीं, वो शुरू से एनपीसी हमेशा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का वोट छीनती रही है, मैनिपुलेट करती रही है। धन बल, बाहुबल, बैलेट बॉक्स जो है वो चेंज करा देना, पूरी धांधली के बल पर ये जो एनपीसी है हर तरह से अभिशाप है। तो उसी बल पर सब बोलते होंगे कि हम जीत रहे हैं। तो भारतीय जनता दल बिल्कुल कह रहा है कि ये सरासर एक अहंकार है, इस अहंकार को तोड़ना होगा। और अब इस तरह से उनका अहंकार तोड़िए कि फिर उनकी इस तरह से अहंकार करने की आदत और हिम्मत दोनों छूट जाए। देखिए, भारतीय एकता के विषय में भारतीय जनता दल पूरा सजग है अपने, और बस उसको लंबे लुभाव में यही बताना चाहता है कि यह राजाओं का वक्त नहीं है कि हम प्रजा रहे फलाने हैं और उसमें ये ठाकुर जाति है, ब्राह्मण जाति, कुछ नहीं। अब ये हमारा ये भारत राष्ट्र है। तो दो ही चीज है, भारत राष्ट्र और उसके देशवासी, देशवासी उसके भारतीय नागरिक, यही दो स्थिति है। और उसके साथ एक संविधान। इन तीनों को ये देश विरोधी ताकतें जो राजनीतिक दलों में है, इन तीनों चीजों के वो नकारती हैं। न तो इसको जो भारत राष्ट्र के रूप में उसको ये पहचान करवाती हैं,
न तो अपने को या अपने देशवासियों को इस रूप में पहचान करवाते हैं कि नहीं भाई हम जो इस देश के भारतीय नागरिक हैं और संविधान की शपथ लेकर के जरूर एक दिखावे के रूप में शपथ तो जरूर वो ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद हर काम उनका भारतीय संविधान विरोधी रहता है। तो हर दृष्टिकोण से यह देश के लिए अभिशाप है। इसीलिए जो भारतीय जनता दल भारतीयता की बात करता है, भारत के संविधान की बात करता है, और जो है और भारतीय नागरिक के लिए जो बात करता है कि भाई कि हमारा वजूद कि हम भारतीय नागरिक हैं, चूंकि हमको भारत राष्ट्र को मजबूत करना है और अपने देशवासियों को भारतीय नागरिक की हैसियत से उनको खिदमत करनी है और वो प्रतिष्ठा उनको बख्शनी है। इसमें विश्वास है भारतीय आवाम ताकत दल का। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो है ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, इनको नष्ट में नाबूद करना है ईवीएम मशीन पर। वो कैसे? भारतीयता के आधार पर एक होकर के, ये बहुत जरूरी है। एक तो ये समाज विरोधी, देश विरोधी और देश में विखंडन और विघटन पैदा करने वाली ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं वोट और सत्ता हथियाने के लिए। दूसरा, उनका जो सबसे बड़ा अपराध है हमारे भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, ये झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ और अफवाह, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब जैसे ये इतनी बात बताई गई कि समाजवादी पार्टी का नाम का मतलब है गुंडाराज, तो बोले कि नहीं, गुंडाराज नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ प्रयास किया, मैंने कुछ माफिया लोगों को, गुंडों को ठिकाने लगाया, किसी को मारा, किसी को ऊपर पहुंचा दिया, उसको भी नकारना। तो इस तरह से जो झूठ बोलने की जो एक प्रवृत्ति है, एक उनकी साजिश है, वह भी हमारे समाज के लिए बहुत घातक, इसलिए कि जनता इतना भ्रमित हो जाती है, नंबर एक। और इनके जो चमचे होते हैं वो भी झूठ बोलते हैं। अब क्या, मोदी ने सब भेज दिया, मोदी ने सब भेज दिया, मोदी ने सब भेज दिया। और ये बीजेपी वाले जो 12 करोड़ इनके कार्यकर्ता और वो है, वो जाके ये जो झूठ का जहर इन सबों के दिमाग में भर दिया कि मोदी ने सब भेज दिया, मोदी ने सब भेज दिया। उस जहर को ये 12 करोड़ इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी उस जहर को निकाल ही नहीं पाते हैं। और बताइए कि इस कोरोना काल में भी जो है तमाम जो है एक्सप्रेसवे, हाईवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तमाम बातें बताई गई हैं। 1 से 15 लाख करोड़ का काम चलना, और वो भी कोरोना के संकट काल के दौरान, जिसमें कि विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराई हो, नष्ट हो रही हो, और जो है स्लो डाउन हो, और यहाँ तक कि चीन की भी अर्थव्यवस्था जो है वो जवाब दे रही है। और उसके बीच में हमारे देश के लोगों में ये जो हमेशा झूठ बोलने वाले, ये जीएनपीसी के लोग, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, टीएमसी के लोग, ये फैलाएं कि मोदी ने सब भेज दिया। बताइए, लेकिन फिर ये बताया जा रहा है कि वो तो जो झूठ फैलाते करते हैं, इनके 12 करोड़ जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस काम के हैं। तो पता चलता है कि सिर्फ वोट के लिए इधर उधर जो है प्रयास करते हैं, लेकिन इस तरह का जो जहर और झूठा जो है उसको ये निकाल नहीं पाते हैं। तो इतने बड़े निकम्मा हैं। और
तो ये समाज की चीजें हैं, देश की चीजें हैं, जिसके लिए चिंता करने की आवश्यकता है। तो अब इनके झूठ और अफवाह से नुकसान ये होता है कि हमारी जो आवाम है, जो हमारी जो जनता है, उसको मूल्यांकन करने में बहुत दिक्कत होती है। उनको ये उसको ये फैसला करने में दिक्कत ये होती है कि कौन इस समाज का या उसका जो है हितैषी है, कौन दुश्मन है। तो इसके विषय में आगे आने वाले एपिसोड में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। इसका तो बस एक ही उपाय है कि इन बीजेपी वालों का, समाजवादी पार्टी के लोगों का, जेएनपीसी वालों का, और जो है ये बहुजन और बहुजन समाज पार्टी के लोगों का, और समाजवादियों का, जितनी भी बातें कहते हैं सुन जरूर लीजिए, सुन लीजिए, लेकिन ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। इसको ये मानिए कि ये उनकी बातें कूड़ेदान लाखी हैं, और तुरंत उसको जो है कूड़ेदान में डालिए। सब झूठ बोलते हैं, अफवाह। जो शातिर किस्म का अपराधी, इस समाज के अपराधी हैं, सब समाज को तोड़ने वाले हैं। तो समाज को तोड़ना, माफिया राज, गुंडा राज जो स्थापित करने वाले, इसलिए और उसको ढकने के लिए जो है वो उनके पास एक ही साधन है, झूठ बोलना और अफवाह। इसलिए हमारे जो आदरणीय भारतीय अवाम है, आदरणीय भारतीय भाई बहन है, उनके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि 100 बात की एक बात, 100 दुखों की एक दवा, कि इनकी किसी भी बात को सुनिए जरूर, ध्यान मत दीजिए, और ये मान करके कि इनकी बातें कूड़ेदान लाखी हैं, तो तुरंत उसको कूड़ेदान में डालिए। और ये इनका विनाश कैसे हो, ये नष्ट कैसे हो, इसकी सोचिए। तो इलेक्शन एक माध्यम मिला हुआ है, ईवीएम मशीन मिली हुई है। आप जो है बिल्कुल भारतीयता के आधार पर एक होकर के, सारे भेद विभेद मिटा करके कि हम भारतीय हैं, जो है इसके आधार पर एक होकर के, इन सारी देश विरोधी ताकतों जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो जेएनपीसी या कांग्रेस हो, कोई भी हो, इनको नष्ट में नाबूद करिए, इनका वजूद मिटाइए ईवीएम मशीन पर। यह देश के लिए भी आवश्यक है, हमारे आपके लिए भी आवश्यक है, और आपको इस नारकीय स्थिति से निकालने के लिए भी आवश्यक है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा कहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।